घोषणा करता हूं सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हम लोग बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत के ज्योग्राफी की कक्षा में हैं। पहले भाग में हम लोगों ने आज सुबह के सत्र में विज्ञान के 2 खंडों को देखा है और साइटोलॉजी को अंतिम रूप दिया है। केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ रिएक्शन और रेडियो एक्टिविटी के इंट्रोडक्शन को, और बायोलॉजी में हम लोगों ने साइटोलॉजी के सेल ऑर्गेनेल को व्यापकता से देखा। फिर करंट के भी 15-20 तथ्यों के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में विश्व धरोहर जो सम्मेलन है नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं 46वां सत्र, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मोइदम जो बार बार मैं कह रहा हूं और उसके किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। इसी कड़ी में हम लोग आज ज्योग्राफी को देखेंगे। ज्योग्राफी के क्रम में हम लोगों ने भारत का भूगोल को देखा है। भारत के भूगोल की कड़ी में कई चैप्टर को देखा, विशेषकर भारत का भौगोलिक परिचय। भारत के भौगोलिक परिचय के बाद भारत की नदियां, अपवाह तंत्र, भारत की वनस्पति, भारत की भौतिक विशेषताएं। अब खुद भी देखते होंगे कि जो आपकी परीक्षा में, टीचर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको बनाने में यदि याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं याद कीजिएगा तो दिक्कत तो होगी ही, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। यदि सुबह के सत्र में ही 5 बजे तक बैठा दे तो संभव नहीं होता है। न तो आप उतना पढ़ पाएंगे, लगातार 8 घंटा पढ़ना, 7 घंटा पढ़ना भी संभव नहीं होती है। इसलिए इसको 2 सत्र में बांटा गया कि कम से कम सेकंड सत्र में फ्रेश हो करके, जैसे एक ही है कि नहीं, ये मेहनत करने वाली बच्ची है तो किया है, वो भी मेहनत की है, ऑनलाइन भी की है एकाग्रता के साथ, और फिर ऑफलाइन में इसको सहूलियत हुआ तो ऑफलाइन में भी आ गई। हालांकि जब अगल बगल में हो तो ऑफलाइन करो, ऑनलाइन तो अंतिम स्थिति है। मूल में आ जाइए। मूल यह है कि हम लोग आज ज्योग्राफी के एक और अध्याय को देखेंगे। भारत की वनस्पति को देखे हैं, एनवायरमेंट की कक्षा को अग्रिम रूप दिए हैं, और इसी क्रम में आज हम लोग इंडियन सॉइल को देखेंगे, भारतीय मिट्टी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अध्याय है जिसकी जानकारी आज आपको दी जाएगी। भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी की कड़ी में 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले तो हम लोग 3 भागों में देखते हैं। इंट्रो पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़िए तो इंट्रो पढ़िए। फिर टाइप्स पढ़ते हैं इसके, टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल, ठीक है। फिर थोड़ा सा टाइप्स जो फॉरेन सॉइल का है, टाइप्स ऑफ फॉरेन सॉइल। फिर प्रॉब्लम ऑफ सॉइल, माने जो सॉइल का प्रॉब्लमेटिक क्षेत्र है। और फिर है बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट। इसी कड़ी में थोड़ा सा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम से ऊपर में टाइप्स ऑफ बिहार सॉइल भी थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। तो मेन पोर्शन क्या है? टाइप्स ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी का प्रकार और परिचय। मिट्टी का प्रकार यूं तो आईसीआर नई दिल्ली ने 8 प्रकार कहा, परंतु मिट्टी का 4 प्रकार ही सबसे महत्वपूर्ण है, और एनसीईआरटी के उन 4 प्रकार के एक एक तथ्य और अवधारणा को स्पष्ट रखना चाहिए। घर पे एक भारत का मैप उस पर साट लीजिएगा कॉपी पर,
और अपने भी रेखांकित कीजिएगा कि किस किस रेंज में इंडियन सॉइल है। थोड़ा सा बड़े स्तर से पढ़ने से नॉलेज बेहतर होता है और आपके पास अभी समय भी है। आप खुद भी देख रहे हैं कि आप समय से बहुत पहले बहुत सारी चीज पढ़ लिए, ठीक है कि नहीं। और वो तो परीक्षा तक ज्ञान तो अनंत है, फिर भी परीक्षा तक आप ढेर सारी जो चैप्टर है उसका आप अध्ययन कर लेंगे और लगभग सभी बिंदु को स्पर्श कर ही लिया जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आज इंडियन सॉइल को देख रहे हैं। सॉइल के स्टडी को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं और मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेडोजेनेसिस। दो शब्द याद रखिएगा, एक शब्द याद रखिएगा पेडोलॉजी, एक शब्द है परिचय में पेडोलॉजी। पेडोलॉजी और दूसरा है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस, जेनेसिस, पेडोलॉजी और पेडोजेनेसिस। तो दोनों है क्या? तो एक है मिट्टी के, आ जाओ, मिट्टी के अध्ययन को स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी कहते हैं और स्टडी ऑफ जेनेसिस ऑफ सॉइल पेडोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखें, एक इसमें कंसेप्ट भी है कि मिट्टी वह 3D संकल्पना है। 3D मतलब भूमि और मिट्टी में अंतर होता है। ये जो लैंड देखते हैं 2D है और मिट्टी क्या होता है? 3D होता है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ऊंचाई होता है, गहराई, ये तीनों चीज सॉइल से जुड़ी होती है और सबसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। हम लोग इस वैज्ञानिक युग में है कि इसको भी पुरुष उसको भी स्त्री बना सकते हैं। चंद्रायन, चांद पे जा सकते हैं। मतलब हम लोग इस क्षमता में है कि मानव का क्लोनिंग भी तैयार कर सकते हैं। नहीं, अरे हम नहीं किया, विश्व में किया ना भाई। भेड़ का क्लोनिंग रोजलिन इंस्टीट्यूट का, क्या नाम था उसका, यूट्यूब लाइव में क्वेश्चन भी दिए थे, उसका नाम था डॉली और वैज्ञानिक का नाम था यान बिलमुट ने डॉली नामक क्लोन तैयार किया। ठीक है कि नहीं? मैंने क्लोन का मतलब क्या कि अलैंगिक क्रिया के द्वारा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो समरूप है उसको तैयार कर देना, यही ना क्लोनिंग है। तो आज हम लोग उस युग में हैं, लेकिन 1 ग्राम सॉइल नहीं आज तक तैयार कर पाए हैं। कहीं पढ़ी हो तुम लोग कि वैज्ञानिकों ने 1 ग्राम सॉइल को तैयार कर दिया? क्योंकि मिट्टी को बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं और उस हजारों लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद ही आपका ये नेचुरल रिसोर्सेज बनता है। लेकिन हम लोग उसका डिसइंटीग्रेशन बहुत आसानी से करते हैं, रसायन का उपयोग करते हैं नहीं, और रसायन के कारण मिट्टी का जो क्षमता है वो क्षमता भी कम हो गया। आपकी फसल की गुणवत्ता प्रभावित हो गई, जहरीला हो गई। हम लोग कई बार देखोगे कि तुम खाना नहीं खाओगी तो ज्यादा ठीक रहता है, नहीं मिला भोजन नहीं किया, लेकिन कई बार देखोगे भोजन करके आदमी बीमार पड़ जाता है। एक बार हम आम खा लिए गर्मी में, कहीं था कार्बाइड का था, ज्यादा जहरीला था, तो पेट क्या होने लगा? गुड़ 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 होने लगा। हम कहीं इससे अच्छा तो नहीं खाए थे, तब था स्थिति, क्योंकि आज का आपका भोजन क्या हो गया है? सब विषाक्त तो हो गया है। मूल में आ जाइए, तो इस चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे परिचय में। तो लिखो, मिट्टी सबसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। सबसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जिसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी कहते हैं और इसके उत्पन्न होने की प्रक्रिया को और इसके उत्पन्न होने की प्रक्रिया को
और इसके उत्पन्न होने की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस पेडोजेनेसिस ठीक है। यह मिट्टी चट्टान ह्यूमस खनिज कण और जैव सामग्री से मिलकर बनती है और जैव सामग्री से मिलकर बनती है। किससे किससे यह मिट्टी बनती है? मिट्टी बनने की प्रक्रिया में क्या है? चट्टान, खनिज लवण है, ह्यूमस है। कहते हैं ना हमारी मिट्टी मर रही है। देखोगे कि आजकल पहले बरसात होती थी तो पहले बरसात जब होती थी तो मिट्टी से सोधी सुगंध आता था। आजकल मिट्टी से बदबूदार सुगंध आता है। तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी मात्रा क्या हो गई है? कम हो गई। ह्यूमस कम हो गई, मिट्टी में नमी भी नहीं रही। जलवायु परिवर्तन के युग में पानी का जो विस्तार होना चाहिए वो विस्तार एक्सटेंशन नहीं है। लेकिन ये सब हवा, जल, ह्यूमस, जल, जैव सामग्री, ये सब मिलकर इस प्राकृतिक संसाधन को तैयार करती है। किसको तैयार करती है? मिट्टी को तैयार करती है। ठीक है, इतने सारे तत्व मिलते हैं, इसीलिए आज तक हम लोग का कोई भी वैज्ञानिक इस पृथ्वी का ही 1 ग्राम मिट्टी तक तैयार नहीं कर पाया। ठीक है कि नहीं? एक जगह कहीं मैं कल परसों पेपर में पढ़ रहा था कि 1 ग्राम गोबर में 3 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो मिट्टी को बचाने में सबसे कारगर है। लेकिन अब पशु है कहां जो गोबर रहेगा? अब पशु गांव में भी जहां पे 4 पशु होता था, 5 पशु होता था, वहां पर मोटरसाइकिल आ गया, गाड़ी आ गया। तो जहां पशुधन रहता था वहां पर गाड़ी और मोटरसाइकिल लगने लगा। ठीक है कि नहीं? जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है वैसे वैसे इस तरह के जो टूल्स है उसका भले उसका प्रयोग है या नहीं है उसके लिए अलग बात है। नहीं, गाड़ी रहते ही कई जगह आप देखिए कि गाड़ी 1-1 साल 2-2 साल से पड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि उसका यदि यूज नहीं कीजिएगा तो खराब हो जाएगा, मूल्य में आ जाएगी। खैर, मूल्य यह है कि मिट्टी क्या है। मिट्टी क्या है समझ में आ गई? मिट्टी के अध्ययन को समझ लिए। फिर आता है कि मिट्टी को प्रभावित कौन करता है, कौन से ऐसे कारक है जो मिट्टी प्रभावित हो जाती है। तो मिट्टी प्रभावित होती है ऊंचाई से। तो लिखेंगे मिट्टी ऊंचाई से, जलवायु से, वनस्पति से। मिट्टी ऊंचाई से, जलवायु से, वनस्पति से प्रभावित होती है। होती है। ठीक है, पहले होती है। अब मिट्टी का ये हो गया परिचय। तो हमारा परिचय कंप्लीट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 2 शब्द याद रखना, पेडोलॉजी, पेडोजेनेसिस। ये तुमको रीजनिंग में भी काम आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब आता है टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल, मिट्टी का प्रकार। तो लिखेंगे मिट्टी का प्रकार, एक ही में सब लिखवा देंगे। मिट्टी का प्रकार, यहां से एक आध क्वेश्चन रहता है तो इसलिए याद करके रखिए। मिट्टी का प्रकार, ठीक है।
अब मिट्टी के प्रकार में क्या है, पहले बताओ पेडोजेनेसिस क्या है, बोलो। ठीक है ना, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन है। क्लियर हुआ? चलिए, अब मिट्टी का प्रकार। प्राचीन काल में दो ही तरह की मिट्टी होती थी, उर्वर के अनुर्वर, मतलब ये फर्टाइल है या ये नॉन फर्टाइल है। समय बदला, कृषि व्यवस्था आगे बढ़ी, उसके कारण मिट्टी का दोहन होने लगा, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। अंग्रेजों के समय में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, नील की खेती होने लगी, कपास की खेती का विस्तार होने लगा, विभिन्न तरह के जो कैश क्रॉप है, गन्ना का विकास हुआ, और इन सब का परिणाम यह हुआ कि आपकी जो सॉइल है वो प्रभावित होने लगी। फिर अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर पे बड़ा ध्यान दिया। अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर से ज्यादा एग्रीकल्चर रेवेन्यू पर, और अंग्रेजों की आय का सबसे बड़ा स्रोत भी क्या था, कृषि आयकर ही था। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री एक दो बार पढ़े ही हैं, ये सब बच्ची जैसे पढ़ी है, तुम भी तो पढ़ी हो बाबू, वो बच्ची तुम भी पढ़ी हो मॉडर्न हिस्ट्री, तो पढ़ी होगी कि 3 तरह की भूमि व्यवस्था थी। अस्थायी बंदोबस्त थी, महलवारी बंदोबस्त थी, रैयतवारी बंदोबस्त थी। पढ़े थे ना भाई? तो ये 3 तरह की बंदोबस्ती दी थी, और काफी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। तो ऐसे भी आपकी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहता है उसके। तो एक एक पार्ट्स जो पहले पढ़ लिया है उसको रिवीजन करते रहिए, फिर तो हम पढ़ा ही देंगे। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाएंगे। देखो, कहते भी हैं कि ज्योग्राफी में मिट्टी आएगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री 1885 से 1947 के 15 क्वेश्चन रहेंगे, गारंटी। ठीक है कि नहीं? उससे ज्यादा ही होते हैं कई करके, लेकिन उतना तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। और कंप्लीट करने के लिए जो 80-85 नंबर चाहिए, 80 नंबर लाने में उसकी बड़ी भूमिका है। 15 से 20 क्वेश्चन यदि एक ही बार में सही हो गया तो उससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाती है, और बहुत ही फिक्स्ड फैक्ट है, वो आना ही है। अब उसको जैसे घुमा दे वो तो टफ कर सकता है, लेकिन सामान्यतः जो अपना कमीशन का जनरल ट्रेंड है उसी को फॉलो अप करता है। इसी क्रम में हमने अभी आपको बताया कि 1956 में पहली बार हमने दामोदर घाटी वेरिएशन वैली में सबसे पहले हमने मृदा का सर्वेक्षण कराया कि हमारी मिट्टी है किस प्रकार की। लेकिन उस सर्वेक्षण का कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं निकला। और याद रखिएगा कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताओ, दामोदर घाटी परियोजना ही थी। भारत की पहली बहुउद्देशीय, कॉपी के ऊपर में लिख लीजिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम, नदी घाटी परियोजना का नाम नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? दामोदर घाटी परियोजना, डीवीसी। दामोदर घाटी परियोजना जो अमेरिका के टीवीसी पे आधारित थी, जो अमेरिका के टीवीसी, टेनेंसी वैली परियोजना पे आधारित थी, जो अमेरिका के टीवीसी पे आधारित थी। इसको याद रखना। यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है। यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ओके, अब आइए, अब आइए, लिखेंगे नीचे ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मिट्टी को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। निम्नलिखित भागों में उसकी उत्पत्ति, उसके रंग,
उसकी उत्पत्ति, उसके रंग, उसके संयोजन के आधार पर, उसकी उत्पत्ति, उसके रंग, उसके संयोजन के आधार पर बांटा गया। उसकी उत्पत्ति, उसके रंग, उसके संयोजन के आधार पर बांटा गया। जो निम्नलिखित प्रकार के, जो निम्नलिखित प्रकार के हैं, जो निम्नलिखित प्रकार के हैं, जो निम्नलिखित प्रकार के हैं, जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। ठीक है। पहला, जलोढ़ मिट्टी। पहला, जलोढ़ मिट्टी। पहला, जलोढ़ मिट्टी। अद्भुत, गौरवशाली उपलब्धि के लिए ढेर सारा शुभकामना। मुझे तुम पर गर्व है। एक हमारे मित्र को अभी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, तो वही सूचना दिया है। तो बड़ी उपलब्धि है। खैर, कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे जलोढ़ मिट्टी में। हम लोग थे कहाँ पे? हम लोग थे जलोढ़ मिट्टी में थे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में थे। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। चौथा है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी। शुष्क मिट्टी, पांचवा है शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी। कौन मिट्टी? शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। पीट मिट्टी, पीट मिट्टी और फॉरेस्ट सॉइल। पीट मिट्टी और फॉरेस्ट सॉइल मतलब वन मिट्टी, जिसको हम लोग फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये 8 प्रकार का मिट्टी नहीं पढ़ना है। इसमें 4 ही प्रकार आपको याद रखना है। समझ गए ना? पूछता है तो 4 ही प्रकार से पूछा जाता है। एक जलोढ़, दूसरा काली, तीसरा लाल पीली और चौथा लेटराइट। जो भी प्रश्न तुम बना लो कमीशन का, देखोगे इसी 4 मिट्टी में से आता है। क्वेश्चन बैंक लाए हो? नहीं लाते, इस सबसे तो मतलब है नहीं। तू ही लाया होगा। ठीक है, तुम भी नहीं लाए हो। वेरी गुड। तो देखोगे कि सवाल से जुड़ा हुआ जितने क्वेश्चंस हैं बीपीएससी के, वो इसी के चारों के इर्द गिर्द घूमते हैं।
बीपीएससी का है, क्योंकि परीक्षा वही लेता है तो थोड़ा सा उसको फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको दी है। इसी क्रम में हमारे द्वारा यह बताया गया कि जलोढ़ मिट्टी जो भारत की है वो यूरोप में, इंग्लैंड वगैरह में उसको हम लोग इनसेप्टिसोल कहते हैं, और पूरे विश्व में 40% हमारी इनसेप्टिसोल्स मिट्टी है। उसके बाद दूसरी तरह की जो मिट्टी होती है एंटीसोल्स होती है। तो पूरे विश्व में हमारी जो पूरे विश्व में जिस तरह की मिट्टी है वो एंटीसोल है। हम लोग के यहाँ है मुख्यतः दो मिट्टी, कौन सी? जलोढ़ और काली, जिसको रेगूर कहते हैं, जिसको कपासी कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ऐसे भी यदा कदा भी हम इस मिट्टी की जिक्र आपके समक्ष करते रहते हैं, विविध जहां भी हम लोग को देखने का मौका मिलता है वहां जरूर बताते हैं। अब इस जो 8 प्रकार है हम लोग यहाँ बिहार में, तो बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से वो जलोढ़ टाइप की ही मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक मिट्टी नहीं है यहाँ। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, पहले यूरोप का देख लें, क्योंकि हम लोग क्या लिखे हैं, टाइप्स ऑफ बिहार सॉइल, टाइप्स ऑफ फॉरेन सॉइल। तो लिखेंगे विश्व स्तर, नोट में नोट, विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर इनसेप्टिसोल, इनसेप्टिसोल, एक मिनट, हेलो, अभी भी पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ 10 बजे कीजिए। कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हम लोग थे विश्व स्तर पे सबसे अधिक मिट्टी, विश्व स्तर पे सबसे अधिक मिट्टी किस प्रकार की है? इनसेप्टिसोल है, इनसेप्टिसोल, हिंदी भी उसका वही है, इनसेप्टिसोल। और एंटीसोल्स, और दूसरा प्रकार एंटीसोल्स है, एंटीसोल्स। एंटीसोल्स कौन सी मिट्टी है? एंटीसोल्स के 2 प्रकार की मिट्टी क्या है, कहां पे? विश्व स्तर पे देखी जाती है। चलिए, जबकि बिहार में, फिर लिखे, जबकि बिहार में, जबकि बिहार में, जबकि बिहार में बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी ऑब्लिक बलसुंदरी मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में, के क्षेत्र में। ठीक है, जबकि भांगर मिट्टी, भागर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी, भागर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी, भागर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पूर्णिया और सहरसा में, सबसे अधिक पूर्णिया और सहरसा में, पूर्णिया और सहरसा में। गंगा के दक्षिण तट पर, गंगा के दक्षिण तट पर ताल मिट्टी, गंगा के दक्षिण तट पर ताल मिट्टी, ताल मिट्टी और ताल मिट्टी याद रखिएगा कि रबी फसल के लिए बहुत अच्छा होती है। और
रोहतास से लेकर पटना और रोहतास से लेकर पटना, मुंगेर, भागलपुर तक, रोहतास से लेकर पटना, मुंगेर, भागलपुर तक पुरानी जलोढ़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या करेल केवाल मिट्टी, उसको पुरानी जलोढ़ को बिहार में, पुरानी जलोढ़ को बिहार में क्या कहते हैं? करेल कवाल मिट्टी कहते हैं। कवाल मिट्टी पाई जाती है, करेल कवाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, करेल कवाल मिट्टी पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती है? हाँ जी, कहां पाई जाती है? किस क्षेत्र में? भागलपुर, दक्षिण, गंगा के दक्षिण, इन सब क्षेत्रों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। जहां सिंचाई सुविधा है वहां ईख की खेती भी होती है। सब बिहार का एक जनरल है, तो एक जानकारी रहनी चाहिए कि बिहार में किस तरह की मिट्टी होती है। तो बलसुंदरी है, करेल केवाल है। करेल केवाल को पुरानी जलोढ़ कहते हैं। दक्षिण के, गंगा के दक्षिण के क्षेत्र में टाल मिट्टी पाई जाती है जो रबी फसल के लिए श्रेष्ठ है। हम लोग के यहाँ दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, इन सब में भांगर भी है और खादर भी है। नई जलोढ़ मिट्टी भी है और पुरानी जलोढ़ भी है, लेकिन नई जलोढ़ मिट्टी अधिक है। क्यों? क्योंकि ये जो बेल्ट है सो बाढ़ का क्षेत्र है, तो जो बाढ़ का क्षेत्र होगा वहां नवीन जलोढ़ ज्यादा पाई जाएगी, और पुरानी जलोढ़ जो ऊंचा स्थान होता है वहां पुरानी जलोढ़ पाई जाएगी। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से। नेक्स्ट, फिर लिखेंगे फिर लिखेंगे हो गया, ये सब हो गया ना। अब आइए, वो जो 8 प्रकार था मिट्टी, उसमें 4 प्रकार के विषय में व्यापकता से पढ़ेंगे और सबके विषय में थोड़ा थोड़ा। तो अब लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं, किस मिट्टी की विशेषताएं? जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं हैं। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता लिखिए, यह भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। यह भारत में सबसे अधिक, यह भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी, यह भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, एवं इसका कुल क्षेत्रफल 40% है। इसका कुल क्षेत्रफल 40% है। यह निक्षेपित मिट्टी है। यह निक्षेपित मिट्टी है। निक्षेपित मिट्टी का मतलब होता है कि नदियों के निक्षेपण से बना है। लिख देंगे, निक्षेपित मिट्टी का अर्थ होता है नदियों के निक्षेपण से बना है। 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 ठीक है, किसके निक्षेपण से बना है? नदियों के निक्षेपण से बना है। इसमें, इस मिट्टी में बलुई से लेकर, इस मिट्टी में बलुई से लेकर, इस मिट्टी में बलुई से लेकर चिकनी मिट्टी तक, बलुई से लेकर चिकनी मिट्टी तक की प्रकृति पाई जाती है।
बलुई से लेकर चिकनी मिट्टी तक की प्रकृति पाई जाती है। चिकनी मिट्टी तक की प्रकृति पाई जाती है, प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, प्रकृति पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मिट्टी में पोटास अधिक और नाइट्रोजन फास्फोरस कम होता है। इस मिट्टी में पोटास अधिक एवं नाइट्रोजन फास्फोरस कम होता है, एवं नाइट्रोजन फास्फोरस कम होता है। पोटास की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में, गंगा के ऊपरी मैदान में इसे खादर और बांगर दो रूपों में जाना जाता है। गंगा के ऊपरी मैदान में इसे दो रूपों में मुख्यतः जाना जाता है, खादर और बांगर। खादर और बांगर, खादर और बांगर। खादर नए जल और मिट्टी को कहते हैं। खादर नए जल और मिट्टी को कहते हैं जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में होता है। खादर नए जल और मिट्टी को कहते हैं जो कहां पाया जाता है? तुम्हारे यहां क्या पाया जाता है? तुम लोग के इधर क्या पाया जाता है? खादर। क्यों? छोटा क्षेत्र है, नीचा क्षेत्र है तो बाढ़ आएगा। और पुराने और बांगर पुराने जल और मिट्टी को कहते हैं जो बाढ़ से दूर रहता है। पुराने जल और मिट्टी को कहते हैं जो बाढ़ से दूर रहता है। ठीक है, जो फ्लड से दूर रहता है। ध्यान रखेंगे इसमें, इस मिट्टी में, सुन लो, इस मिट्टी में जैसे जैसे हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो जलोढ़ मिट्टी में बालू की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। कंकड़ की मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। कहां, किधर से किधर जाने में? पश्चिम से पूरब जाने में। तो लिख देंगे इस मिट्टी में पश्चिम से पूरब जाने में, पश्चिम से पूरब जाने में बालू की मात्रा, कंकड़ की मात्रा कम होती है, होती है, होती है। बालू की मात्रा या कंकड़ की मात्रा कम हो जाती है और इसका रंग हल्का धूसर हो जाता है। और इसका रंग हल्का, और इसका रंग हल्का धूसर हो जाता है। धूसर, धूसर कैसा है? ये जो सामने का रंग है सोफा का, काला के बीच में, वो आपका धूसर कलर है। जैसे आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, ये जो पीला टाइप का जो है उसमें थोड़ा कालापन आ गया, धूसर हो गया है। ठीक है, तो धूसर कलर रंग का मिट्टी है। और विशेष तो हम लोग के यहां तो ऐसा ही रंग है, तो देख लो अपना मिट्टी को तो समझ में आ जाएगा। अब मिट्टी जब भी पढ़ते हैं तो एक बात ध्यान रखना है कि मिट्टी में, हम ऐसी मिट्टी में क्या होता है? सब चीज, सब फसल होता है। गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, गन्ना भी होता है, मक्का भी होता है। पानी कम बरसेगा तो मक्का होगा। और गहन खेती होती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब कि खेती का जो करने का दर है, इंटेंसिटी, वो बहुत अधिक होता है। हम लोग क्या फसल गहनता प्रतिशत कितना है? हम लोग क्या बिहार में फसल गहनता प्रतिशत 144% है, और जबकि देश में 134% है। और हम लोग क्या खेती अधिक होती है। हालांकि ये तब है जब ये घिसा पीटा आंकड़ा है। यदि इसका सही ढंग से आकलन किया जाए तो यह प्रतिशत और अधिक हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी कितना खेत देखता हूं कि पहले कहता था कि एक फसल होती थी, अब 2 फसल वहां होती है। क्योंकि
आधुनिकीकरण के निर्माण के क्रम में बांध का निर्माण हो गया और इस कारण से बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर एक ही बार खेती होती थी। अब बाढ़ नहीं आता है, कम आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, वहां तो फसल गहनता बढ़ेगा ना जी, ठीक है कि नहीं। लेकिन अभी भी वही आंकड़ा चलता है, इस कारण से मैंने कहा चलो हमको उससे क्या लेना देना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी बताए हैं कि बिहार का फसल गहनता कितना है। तो लिख दीजिए बिहार का फसल गहनता 144% है, ऊपर में फसल गहनता 144 है, जबकि भारत का 134 है। जबकि भारत का 134 है, 134 है। चलिए अब जलोढ़ में लिख दीजिए, जलोढ़ मिट्टी में गहन खेती होती है और सभी प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी में गहन फसल होती है और सभी प्रकार की और सभी प्रकार की और सभी प्रकार की और सभी प्रकार की क्या पाई जाती है, और सभी प्रकार की फसल गहनता पाई जाती है और सभी प्रकार की फसल पाई जाती है और सभी प्रकार की फसल पाई जाती है। ठीक है, सभी प्रकार की फसल पाई जाती है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लिखेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। हो गया। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या पढ़े हैं कि जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसमें थोड़ा बालू भी है, थोड़ा कंगर भी है, पश्चिम से पूरब जाने में इसकी मात्रा घटती है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि पोटास की मात्रा अधिक है, यद्यपि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी दो प्रकार की होती है। कौन सी दो प्रकार की होती है? खादर और बांगर होती है। खादर कैसी मिट्टी है? नई जलोढ़ मिट्टी है। बांगर कैसी मिट्टी है? पुरानी जलोढ़ है। ठीक है कि नहीं। इस मिट्टी में सभी प्रकार की गहन खेती की जाती है, सभी प्रकार की फसल की जा सकती है। इसलिए हम लोग क्या, फसल की समस्या नहीं है कि कौन सी फसल हम लोग को करना है। राजस्थान वगैरह में जाइएगा, दूर दूर तक चले जाइएगा और आपको अच्छी फसल मिले। फसल क्या, घास का मैदान भी ठीक से नहीं मिलेगा। हम लोग क्या क्या है कि फसल नहीं हुआ तो घासे लग गया। तो इस तरह से हम लोग क्या, उर्वरता की कमी नहीं है। यदि हम लोग अच्छे ढंग से खेती करना चाहे तो मूल में आ जाइए। दूसरी प्रकार की मिट्टी कैसी मिट्टी है? दूसरी प्रकार की मिट्टी है काली मिट्टी। तो लिखे काली मिट्टी। काली मिट्टी दूसरे प्रकार की मिट्टी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी। यह मिट्टी दक्कन के पठार में मिलती है। यह मिट्टी दक्कन के पठार में मिलती है। मिलती है। मिलती है। यह मिट्टी दक्कन के पठार में मिलती है और चट्टानों के टूटने फूटने से इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। किस तरह की मिट्टी का?
इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी भी है। इस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी भी है। इस मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी भी है। रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी भी होती है। इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अति महत्वपूर्ण है कि काली मिट्टी गहरी क्ले की मात्रा अधिक, क्ले मृतिका जिसको कहते हैं, क्ले की मात्रा अधिक, क्ले CLAY, और अपारगम्य होती है। अपारगम्य होती है। रासायनिक दृष्टि से, नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक दृष्टि से चूना, लोहा, मैग्नीशिया, और एल्यूमिना के तत्व, चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिना के तत्व, एल्यूमिना एवं पोटास का तत्व अधिक मात्रा में पाई जाती है। अधिक मात्रा में पाई जाती है। जबकि हेलो, हाँ जी, नमस्ते, हाँ बोलिए। हाँ 10 बजे कीजिए, 10 बजे क्लास में। कहा तुम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। किस किस की मात्रा अधिक होती है? चूना, लोहा, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण ही इसके रंग कैसा होता है? काला होता है। तो आयरन को घेर लो, आयरन को घेर लो मतलब अंडरलाइन कर लो। ठीक है, उसमें लिख दो, स्पष्ट लिख दो, आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण ही 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 मिट्टी का कलर
मिट्टी का कलर कैसा होता है? काला होता है। फिर लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि इस मिट्टी में, भूलेंगे नहीं कि इस मिट्टी में, इस मिट्टी में फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की मात्रा में कमी होती है। जैव पदार्थ की मात्रा में कमी होती है। जैव पदार्थ की मात्रा में कमी होती है। कमी होती है। फास्फोरस नाइट्रोजन जैव पदार्थ की मात्रा में कमी होती है। इसको अंडरलाइन कर लो। फिर लिखेंगे, इस मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं, कहते हैं। इस मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि यह मिट्टी गीला होने पर, यह मिट्टी गीला होने पर फूल जाता है और चिपचिपा हो जाता है। यह मिट्टी गीला होने पर फूल जाता है, फूल जाता है या चिपचिपा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। जबकि सूखता है तब, जबकि सूखता है तब यह सिकुड़ जाता है। सूखता है तो यह सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है एवं दरार पैदा करती है, एवं दरार पैदा करती है। क्या पैदा करती है? दरार पैदा करती है। दरार पैदा करती है। ओके, कुल मिलाकर लब्बो लुआब यही है कि इसमें नमी बहुत देर तक रहती है। उसमें लिख देंगे, इस मिट्टी में नमी अधिक देर तक पाया जाता है। इस मिट्टी में नमी अधिक देर तक पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस मिट्टी में क्या होता है, सब पढ़ लिए कि किस रेंज में होता है। किस रेंज में होता है? दक्कन के पठार में होता है। किस रेंज में होता है? दक्कन के पठार में होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, लावा से यह मिट्टी बनती है। चट्टान के टूटने फूटने से यह मिट्टी बनती है। इसके अलावा इस मिट्टी में रासायनिक दृष्टि से चूना की मात्रा अधिक होती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। यह मिट्टी जब गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है, फूल जाती है, नहीं तो सूखने पे दरार पैदा करती है। मिट्टी अधिक, इस मिट्टी में अधिक देर तक नमी बनी रहती है। जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है कि नहीं? तो ये सब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कभी कभी ये से पूछता है कि जल धारण क्षमता सबसे कम किसमें है? जल धारण क्षमता सबसे कम जलोढ़ मिट्टी टाइप में होती है और सबसे अधिक, इसकी ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, जल धारण क्षमता सबसे अधिक मिट्टी में, जल धारण क्षमता सबसे अधिक काली मिट्टी में ही देखी जाती है, देखी जाती है। जबकि बिहार के उत्तर के, जबकि बिहार के उत्तर के गंगा के मैदान में, बिहार के उत्तर के गंगा के मैदान में, बिहार के उत्तर के गंगा के मैदान में, उत्तर के गंगा के मैदान में जलधारण क्षमता कम होती है। जल धारण क्षमता कम होती है। जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है। और उत्तर के गंगा के मैदान में कैसी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़, बल सुंदरी, दलदली, बलथर मिट्टी छोड़ करके सभी मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? गंगा के उत्तर में।
अच्छा, एक तराई मिट्टी भी होती है। हमारा जो ये सीतामढ़ी, बेतिया, चंपारण, मतलब पश्चिम चंपारण सबका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तराई मिट्टी पाई जाती है। कॉपी के ऊपर में लिख लो। बिहार के पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया के क्षेत्र में तराई मिट्टी पाई जाती है। तराई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, तराई मिट्टी पाई जाती है। आ जाइए नीचे। और वो जो आपको लिखा है कि बिहार में कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसको एकदम रट लेना है, क्योंकि बिहार विशेष फोकस किया तो वही पूछेगा कि दरभंगा मधुबनी में किस तरह की मिट्टी है, बलथर मिट्टी कहाँ है, बलसुंदरी मिट्टी कहाँ है, करेल कवाल कहाँ है। तो लिखा है ना करेल कवाल, दक्षिण बिहार में गंगा के दक्षिण में मिलती है। तो उस क्षेत्र उस सबको याद करके रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से, और नहीं तो फंस जाइएगा कि पूरा पढ़ लिए फिर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसलिए अभी तराई क्षेत्र भी हमने बता दिया, जबकि सामान्य रूप से तराई ऐसे ही पकड़ सकते हैं कि जो हिमालय का तराई क्षेत्र है वो कौन सा है, बेतिया का क्षेत्र है, सीतामढ़ी का क्षेत्र है, ये सब आपका तराई क्षेत्र में ही आता है। मूल में आ जाइए। तो दो प्रकार की मिट्टी हुई। काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल होती है, लिखने की जरूरत नहीं है। कपासी मिट्टी है तो कपास होती है, फिर भी लिख लो। काली मिट्टी में कपास की खेती की प्रमुखता है। कपास और मूंगफली, प्याज की खेती की प्रधानता है, ठीक है, खेती की प्रधानता है। चलो, अभी नहीं पूछ देना कि सर बिहार में कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी मिलती है, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, सारण में। बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ठीक है कि नहीं, ये सब बिहार में मिलती है। तो बिहार में जो मिट्टी मिलती है ऑलरेडी हम आपको लिखवा दिए हैं। आगे आइए। अब तीसरी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, यह मिट्टी पठारी क्षेत्र में, यह मिट्टी पठारी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, यह मिट्टी पठारी क्षेत्र में और पठारी क्षेत्र में और कम वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में एवं 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 रवेदार आग्नेय चट्टान के क्षेत्र में पाई जाती है। रवेदार आग्नेय चट्टान के क्षेत्र में पाई जाती है। आग्नेय चट्टान के क्षेत्र में पाई जाती है। पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पाई जाती है, ठीक है। चलिए, इसको याद करके रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लिख देंगे, इस मिट्टी में आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण, आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी कलर लाल होती है। इसकी कलर लाल होती है और हाइड्रोलाइसिस हो जाने के कारण, जल योजित या हाइड्रोलाइसिस हो जाने के कारण,
हो जाने के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। इस मिट्टी में, इस मिट्टी में, इस मिट्टी में, इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, एवं ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, किस तरह की मिट्टी में? और इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है। लास्ट में लिख दीजिए, इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है। मोटे अनाज की खेती की जाती है। बस किस क्षेत्र में पाई जाती है सब लिख लिए ना। लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पठारी क्षेत्र में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब के क्षेत्र में पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो ह्यूमस है उसकी कमी होती है। लाल क्यों होती है? आयरन के कारण। पीली क्यों हो जाती है? तो जल योजन के कारण नहीं। तो इस तरह की छोटी बड़ी बातों को ध्यान में करके रखेंगे। रबेदार आगदे चट्टान जहां अधिक पाई जाती है वहां इस तरह की मिट्टी देखी जाती है। तो इस तरह से आपने इन मिट्टी को देखा। इस मिट्टी के देखने की कड़ी में हम लोग चौथे लास्ट प्रकार की मिट्टी को देखते हैं। चौथा मिट्टी कौन सा था? लेटराइट। तो लिखेंगे लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी यह 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 लैटिन भाषा के लेटर शब्द से निकला है। यह लैटिन भाषा के लेटर शब्द से निकला है। लैटिन भाषा के लेटर शब्द से निकला है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। तो चौथे प्रकार की मिट्टी का क्या नाम है? लेटेराइट मिट्टी। ये चौथे प्रकार की मिट्टी है और लेटर से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? यह लैटिन भाषा के लेटर से निकला है, जिसका अर्थ होता है, लैटिन भाषा के लेटर से निकला, जिसका अर्थ क्या होता है? ईटा। क्या होता है? ईट। ईट, जिसका अर्थ होता है ईट। ठीक है, जिसका क्या अर्थ होता है? ईट होता है, ईट। लैटिन भाषा से निकला है, जिसका अर्थ होता है ईट। अब आइए नेक्स्ट। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसलिए यहां पर लीचिंग अधिक होता है। लिखेंगे इसीलिए यहां लीचिंग। लीचिंग मतलब निछालन। मिट्टी का ऊपरी परत क्या होता है? अधिक वर्षा से हटता जाता है, इसलिए यहां लीचिंग। निछालन, निछालन क्या होता है? जब मिट्टी में अधिक वर्षा होगी तो इसका ऊपरी परत क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तुम देखना 2 दिन तक, हालांकि अब तो बारिश ही नहीं होती है, पहले 2-2 दिन लगातार बारिश होती थी।
तो ऊपरी परत क्या होता था, उसका हट जाता था। वो जो ऊपरी परत के हटने की प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, उसी को निछालन कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। तो पूछेगा कि किस प्रकार की मिट्टी में निछालन होती है, तो लेटराइट मिट्टी में निछालन होती है। किस प्रकार की मिट्टी उच्च तापमान उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, लेटराइट मिट्टी। अच्छा, जो लाल पीली मिट्टी का एरिया है मोर और लेस वही एरिया किसका है, लेटराइट का भी है। तमिलनाडु इसमें कुछ जुड़ जाता है, और जो पठारी क्षेत्र है उसी के आसपास इस तरह की मिट्टी भी पाई जाती है। लिखेंगे इस मिट्टी में वर्षा के साथ चूना और सिलिका का निछालन होता है। वर्षा के साथ 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 चूना और सिलिका का निछालन होता है। चूना और सिलिका का निछालन होता है, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम, लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम अधिक होती है। लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम अधिक होती है, अधिक होती है। लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। पूछेगा किस मिट्टी में निम्नलिखित में से लोहे के यौगिक और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो लोहा तो उसमें ही पाया जाता है, काली में भी, लेकिन इसमें एल्युमिनियम जुड़ गया, तो ध्यान रखिएगा। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जैव पदार्थ, ह्यूमस, इन सब की मात्रा कम होती है। तो लिखेंगे इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, जैव पदार्थ, जैव पदार्थ, ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है, एवं ह्यूमस की मात्रा में कमी होती है। तो किस किस चीज की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ह्यूमस, जैव पदार्थ की कमी है। ऐसे भी भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यह भी ध्यान रखिएगा कि साधारण रूप से, समान रूप से भारतीय मिट्टी में ही नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ठीक है कि नहीं, नोट में ही लिख दो, नोट में, भारतीय मिट्टी में ही, भारतीय मिट्टी में ही नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। भारतीय मिट्टी में ही नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। भारतीय मिट्टी में ही नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। लेटराइट में लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में जब खाद का प्रयोग किया जाता है तो यह खेती के योग्य होता है। खाद का जब प्रयोग किया जाता है तो यह खेती के योग्य हो जाता है। किसके योग्य हो जाता है, ये खेती के योग्य हो जाता है। ठीक है, किसके योग्य हो जाता है, ये खेती के योग्य हो जाता है। ठीक है, खेती के योग्य हो जाता है। कौन कौन से खेती के योग्य हो जाता है, कौन से खेती के योग्य हो जाता है, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लास्ट
अति महत्वपूर्ण है कि केरल और तमिलनाडु में, अति महत्वपूर्ण है कि केरल और तमिलनाडु में इसी मिट्टी में काजू की खेती होती है। इसी मिट्टी में काजू की खेती होती है। और दक्षिण भारत में मकान बनाने में भी इसी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और मकान बनाने में भी इसी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। हो गया। ओके। बस इसे आप अच्छे से तैयार कर ले। इस 4 मिट्टी को कमांड कर लिए। कमांड का मतलब होता है कि यदि कह दिया कि इस मिट्टी का उपयोग मकान बनाने में दक्षिण भारत में होता है तो कौन मिट्टी? तो लेटराइट। काजू की खेती में किसकी उपयोग होती है? लेटराइट। मतलब यदि हम कह दिए कि काजू की खेती लेटराइट, तो लेटराइट याद रहना चाहिए। और यह मिट्टी खेती योग्य कब बनती है? जब हम खाद का प्रयोग कर डालते हैं, अदरवाइज ये खेती के योग्य नहीं रहती है। निछालन की प्रक्रिया किसमें होती है? लेटराइट में। तो यही 4 प्रकार की मिट्टी को आपको याद करके रखना है। तो इस तरह से इस मिट्टी के विषय में सभी बातें आपने पढ़ लिया। अब 4 प्रकार की मिट्टी और शेष बची है, जिसमें 1-2 बातें उसको हम लोग अन्य बातें में पढ़ लेंगे। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट में लिखिए शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी बलुई और लवणीय प्रकृति की होती है। बलुई और लवणीय प्रकृति की होती है। बलुई और लवणीय प्रकृति की होती है। लवणीय प्रकृति की होती है। जबकि लवणीय मिट्टी या ऊसर मिट्टी में, जबकि लवणीय मिट्टी या ऊसर मिट्टी में या ऊसर मिट्टी में, ऊसर मिट्टी में सोडियम पोटासियम, सोडियम पोटासियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अधिक होता है। इस तरह की मिट्टी डेल्टा के क्षेत्रों में, इस तरह की मिट्टी डेल्टा के क्षेत्रों में अधिकता में पाई जाती है। ठीक है। डेल्टा के क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसमें कैपिलरी एक्शन अधिक होता है। और इसमें, इस तरह की मिट्टी में कैपिलरी एक्शन, केशिका की क्रिया, केशिका की क्रिया अधिक होती है। ठीक है। यदि पूछेगा कि कैपिलरी एक्शन किस मिट्टी में सबसे अधिक है, तो लवणीय मिट्टी में। ठीक है। तो लवणीय मिट्टी में केशिका की क्रिया अधिक होती है। भूलेंगे नहीं, लवणीय मिट्टी पंजाब और हरियाणा में भी देखी जाती है। जहां लवणीय मिट्टी पंजाब और हरियाणा में भी देखी जाती है, जहां मिट्टी की लवणता की समस्या से निपटने के लिए, जहां मिट्टी की लवणता की समस्या से निपटने के लिए, मिट्टी की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बस, तो इस पर भी टिक लगा दीजिए। जिसमें लवण की मात्रा होगी उसमें क्या प्रयोग करते हैं, जिप्सम का। और यह परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, टिक लगा दीजिए। केमिस्ट्री में भी कल अन्य बातों में भी इसको हम लिखाते रहते हैं कि जब क्षारीय मिट्टी अधिक हो जाती है तो उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए क्या डालते हैं, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, जो कल पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। यहाँ हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी की बातें करेंगे, लेकिन संयोग से हम समान अध्ययन में जो आपके पाठ्यक्रम है उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी है, तो अभी केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, और एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज एक महत्वपूर्ण अध्याय केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी शुरू किए हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ के आइए। जो पढ़ लिया उसको पढ़ के आइए, नहीं तो फिर इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको जब तक कि आप थोड़ा सा इंटेंसिव, जो कहते हैं ना गहन खेती, तो गहन खेती किस मिट्टी में होती है, अभी पढ़ाया ना जी, गहन खेती किस मिट्टी में होती है, बोलो, काली मिट्टी में होती है, यही अभी पढ़े, जलोढ़ मिट्टी में होती है। देखो लाइन देखो ना कॉपी का, तो मेरा चेहरा देखती है, लाइन देखोगी ना कॉपी में, कहां लिखा हुआ है गहन खेती होती है, जलोढ़ मिट्टी का अंतिम शब्द वही है। देखो हमको याद है, अब तुम लोग भुला जाती हो। ठीक है, चलिए अब अन्य बातों में लिखेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है मृदा अवकर्षण, मृदा अवकर्षण। अब दो शब्द होता है, मिट्टी का अवकर्षण, अब मृदा अपरदन, यह समस्या है। ये क्या है, ये समस्या है, ये मिट्टी की समस्या है। तो मृदा अवकर्षण क्या होता है कि जब मिट्टी के उर्वरता में कमी हो जाती है, तो लिखेंगे मृदा अवकर्षण का अर्थ है कि जब मिट्टी के उर्वरता में ह्रास होता है, मिट्टी के उर्वरता में ह्रास होता है, मिट्टी के उर्वरता में ह्रास होता है, और मिट्टी का पोषण स्तर गिर जाता है, और मिट्टी का पोषण स्तर गिर जाता है, गिर जाता है, तो इसे मृदा अवकर्षण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, मृदा अवकर्षण कहते हैं। जो पवन की गति, जो पवन की गति, जो पवन की गति, जो पवन की गति, पवन की गति, वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा और वर्षा की मात्रा और वर्षा की मात्रा और भू आकृति के कारण, और भू आकृति के कारण, और भू आकृति के कारण अलग अलग होती है, भू आकृति के कारण अलग अलग होती है। कैसी होती है, ये अलग अलग होती है। और दूसरा शब्द क्या सा था, क्या था, मृदा अपरदन। तो लिखेंगे मृदा अपरदन का अर्थ है कि जब मिट्टी की ऊपरी परत 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 पवन, जल, पवन और जल के कारण हट जाती है, हट जाती है, तो उसे मिट्टी अपरदन कहते हैं।
तो उसे मिट्टी अपर्दन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि मिट्टी का अपर्दन तीव्र ढालों पे अधिक होता है। ध्यान रखें कि मिट्टी का अपर्दन तीव्र ढालों पे अधिक होता है। ढाल, ढाल समझते हैं ना, स्लोप ऐसे वाले पर। तो मिट्टी का अपर्दन कहां अधिक होता है? तीव्र ढाल पर। तीव्र ढाल पे अधिक होता है, जिसे हम अवनलिका कहते हैं। अवनलिका कहते हैं। और यह जल अपर्दन का उदाहरण है। जल अपर्दन का उदाहरण है। और यह जल अपर्दन का उदाहरण होता है। अवनलिका किसका उदाहरण है? जल अपर्दन का उदाहरण होता है। अवनलिका जल अपर्दन का उदाहरण है। अवनलिका जल अपर्दन का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जल अपर्दन का उदाहरण है, टिक लगा दीजिए। मिट्टी के अपर्दन को, मिट्टी के अपर्दन को रोकने का सबसे बेहतरीन उपाय, मिट्टी के अपर्दन को रोकने का सबसे बेहतरीन उपाय क्या है? वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण है। सबसे बेहतरीन उपाय वृक्षारोपण है। क्या है? वृक्षारोपण है। एवं सीढ़ीदार खेत, सीढ़ीदार खेत से भी मिट्टी का अपर्दन को रोका जा सकता है। ठीक है, यह कंटूर खेती का एक भाग है। यह कंटूर खेती का एक भाग्य है, भाग है। यह कंटूर खेती या समुच्च खेती का एक भाग है। यह कंटूर खेती या समुच्च खेती का एक भाग है। तो सीढ़ीदार खेत भी मिट्टी के अपर्दन को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। लास्ट कजरी, कजरी, कजरी लिखिए, कजरी, CAZRI, CAZRI, सेंट्रल एरिड, सेंट्रल एरिड, सेंट्रल एरिड, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय राजस्थान के जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में है। राजस्थान के जोधपुर में। और आज के अंत में लिख देंगे कि कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है। कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है। कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है, जबकि फिर लिखे नेक्स्ट पॉइंट में, काली मिट्टी सबसे अधिक, काली मिट्टी सबसे अधिक कहां होती है? काली मिट्टी में सबसे अधिक क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ होती है। काली मिट्टी सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ होती है। और जो कहां पाया जाता है लिखे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात और दक्कन के क्षेत्र, दक्कन के पठारी क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय भूमि, भारत में सबसे बड़ी
अंतर्देशीय लवणीय भूमि, लवणीय भूमि राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में है और अंत में है मिट्टी के अपर्दन में स्थानांतरित खेती, मिट्टी के अपर्दन में स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती या झूम खेती, या झूम खेती, या झूम खेती, या झूम खेती एवं अति चराई, एवं अति चराई, एवं अति चराई के कारण भी, के कारण भी, के कारण भी मिट्टी की अपर्दन होती है, मिट्टी की अपर्दन होती है, मिट्टी की अपर्दन होती है। ठीक है, मिट्टी की अपर्दन होती है, बस। ओके, तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से ऐसे तत्वों पर किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी मिट्टी की तीनों भाग क्या हो गया? इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट, ये टाइप्स भी कंप्लीट, अब बूस्टर फैक्ट भी कंप्लीट। ठीक है, कल हम लोग यूट्यूब लाइव में 50 क्वेश्चन करीब सॉइल से जुड़ा हुआ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे, और आप लोग चूंकि पढ़े रहिएगा तो बनाने की स्थिति में रहिएगा ही, तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको मैं समावेशित करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की यह ज्योग्राफी की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं, और आशा करता हूं कि आज की कक्षा को आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण चैप्टर थे उसको हम लोगों ने एक एक करके देखा है, और ऐसी स्थिति में यदि आप नहीं देखते हैं तो आपके लिए यह मुसीबत प्रदान कर देगा। तो आशा करता हूं कि इसको जितना तेजी से हो सके देखने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि आप समय रहते इस पर काम कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो कल हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लोग देखेंगे, और उस चैप्टर का नाम है, जैसे आजकल एक ज्योग्राफी में फिलोसफिकल ट्रेंड पूछने का, संभववाद, निश्चयवाद, संसाधन और विभिन्न सिद्धांत को हम लोग देखना चाहेंगे। तो कल की हमारी कक्षा शाम के सत्र में क्या एक ही साथ कर दें, शाम सुबह में ही, क्या तुम लोग के लिए ठीक होता है?